and comparison of these data structures also we did. Fine. So today we will start next concept. So जो लोग लैपटॉप से ज्वाइन है वो लोग सेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनको मैंने परमिशन दी हुई है. Suppose I want to write a code that will check whether a given number is even or odd. Fine. Suppose this is the num variable and the number is 5. So I need to write a code that will check this number is even or odd. So we will use if condition, and then we will divide this number by 2 and then take the remainder. If this remainder is 0, then this number is even, otherwise this number is odd. So we write here num is even, else num is odd. Now after this code I need to print some ordinary messages like print apple and print mango. Now again I'm having a number that is 12. Again I need to check whether this number is even or odd. कैसे करेंगे इस काम को? Obviously you have to write this code again. Either you can do copy paste or you can write manually. Thing is what we need to write it again. चाहे आप इसे किसी भी तरह से लिखें, लिखना तो आपको दोबारा पड़ेगा. ठीक है. अब इस कोड को अगर मैं रन कराता हूं तो ये मुझे इन दोनों नंबर के बारे में बताएगा और साथ में एप्पल मैंगो भी प्रिंट करेगा. 5 is odd, then apple, mango, 12 is even. अब मुझे क्या करना है? I need to use the same code multiple times in a same program. और क्या होगा अगर after 5 days if I create another program and in that program मुझे फिर से ये कोड रिक्वायर्ड है, तो क्या फिर से लिखूं? तो अगर मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं और वो प्रोजेक्ट 1 महीने में बनकर तैयार होगा, पहले दिन मैंने कोई एक कोड लिखा, अब मुझे 10वें दिन फिर से उस कोड को एक दूसरे प्रोग्राम में मुझे यूज करना है, तो क्या मैं दोबारा लिखूंगा? आंसर इज नो. एक ऐसा कॉन्सेप्ट हमें मिलना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिससे हम एक बार लिखे हुए कोड को दोबारा कहीं पर भी रीयूज कर पाए. कहीं पर का मतलब है उसी ही प्रोग्राम में किसी भी जगह पर यूज कर पाए या एक दूसरे प्रोग्राम में भी कहीं पर यूज कर पाए. मैं फोर्स देकर ये 2 वर्ड बोल रहा हूं, कहीं पर भी रीयूज कर पाए, क्योंकि अगर मैं ये वर्ड फोर्स कर नहीं बोलूंगा तो आप में से काफी लोगों के ब्रेन में लूप का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि सर आपने पढ़ाया था अगर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को, ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, बार बार इस्तेमाल करना है तो लूप लगा देते हैं, फॉर लूप या वाइल लूप. तो फिर आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप एक नए टॉपिक की तरफ ले जा रहे हैं हमें. क्यों? क्योंकि फॉर लूप आपको ये फैसिलिटी नहीं देगा जो आप यहाँ मांगने जा रहे हैं. आप यहाँ क्या मांगने जा रहे हैं? इन 4 स्टेटमेंट को कहीं पर भी किसी भी प्रोग्राम में रीयूज कर पाऊं.
लूप आपको रियूजेबिलिटी की जगह रिपीटेशन देता है। रिपीट और रियूज इन दोनों वर्ड्स को अगर हम आउटर लेवल पर बोलेंगे तो ठीक है, एक ही बात है, सेंस समझ में आता है, लेकिन जब आप ध्यान से समझेंगे तो इन दोनों वर्ड में डिफरेंस होता है। रिपीटेशन का मतलब होता है कि जब कोई काम कंप्लीट हो गया है, आगे नहीं बढ़ना है, फिर से उसको शुरू कर दो। जैसे आपने कोई सॉन्ग प्ले करा और आपसे कहा जाए रिपीट कर दो इसे, इसका मतलब है अब अगला सॉन्ग नहीं सुनना है, इसी सॉन्ग को अभी दोबारा सुनना है, दैट इज रिपीट। ठीक है, अगर मैं लूप में इस 4 लाइन के कोड को लिखता हूं तो वो लूप इसी जगह पर रिपीटेशन करेगा, इसी जगह पर। अगर मैं बीच में प्रोग्राम में लूप को यूज करना चाहूं तो नहीं हो सकता। लास्ट में कहीं पर मैं लूप के अंदर लिखे स्टेटमेंट्स को यूज करना चाहूं तो नहीं कर सकता। दूसरे प्रोग्राम में लूप को मैं एज इट इज लिखूं ना, बट आ जाए, नहीं आ सकता। तो लूप एक ही प्लेस पर रिपीटेशन देने के लिए यूज करे जाते हैं। मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर वो नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट है अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्लेसेस पर प्रोग्राम में उस कोड को मैं लिखूंगा। क्या आप फॉर लूप या वाइल लूप से ऐसा करा सकते हैं कि लूप आपको ना 5 बार चलना है, एक बार चलना लाइन नंबर 1 पर, दूसरी बार चलना लाइन नंबर 10 पर, और अगली बार चलना लाइन नंबर 20 पर, और एक बार चलना एक दूसरे प्रोग्राम के अंदर? सेंसलेस, कोई मतलब नहीं इन बातों का। ठीक है, तो हम लोग नए कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड एनीवेयर इन द सेम प्रोग्राम और अदर प्रोग्राम। हमने जो पढ़ा हुआ है वो है रिपीटेशन ऑफ कोड एट सेम प्लेस इन ए प्रोग्राम ओनली। फाइन, वो कॉन्सेप्ट जो हमें इस क्वेश्चन का आंसर देता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम जान पहचान का है हमारी फंक्शन। फंक्शन एक कॉन्सेप्ट बनाया गया, मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं, करना ही पड़ेगा भाई। एक बार जो कोड लिख गया है उसको दोबारा तो इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फाइन, तो फंक्शन रियूजेबिलिटी ऑफ कोड प्रोवाइड करता है एनीवेयर इन द सेम प्रोग्राम और इन अदर प्रोग्राम। अब कॉन्सेप्ट ये है कि इसका नाम फंक्शन रखा गया है, क्या इसका कोई रिलेशन मैथमेटिक्स में जो फंक्शन हमने पढ़े थे उससे है? आंसर इज यस, क्योंकि नाम टॉपिक का फंक्शन रखा गया है, रखा मैथमेटिक्स से ही गया है। कैसे? चलो देखते हैं कैसे। अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास एक इक्वेशन है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y, तो इस इक्वेशन को मैथमेटिक्स में हम लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप ये कह रहे हैं z एक आउटपुट वेरिएबल है, x और y दो इनपुट वेरिएबल हैं। z डिपेंड करता है x और y की वैल्यू पर। z का जो रिजल्ट बनेगा वो x और y की वैल्यू के अकॉर्डिंग बनेगा, लेकिन x और y की वैल्यू का लॉजिकली यूसेज कैसे किया गया है? x की वैल्यू का पहले हम स्क्वायर करेंगे, y की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों से जो रिजल्ट आया उसको हम जोड़ देंगे। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे लॉजिक। तो इस इक्वेशन में दो चीजें आपने ढूंढनी है, लॉजिक और डेटा। अगर मैं लॉजिक की बात करूं तो लॉजिक है कि इसमें स्क्वायर हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई भी हो रही है, और इसमें एडिशन भी हो रहा है। ये स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई है, 2 की मल्टीप्लाई y से हो रही है, और ये एडिशन हो रहा है। तो ये लॉजिक इसके अंदर यूज हो रहा है। डेटा क्या है? इसमें x और y एज इनपुट की तरह यूज हो रहे हैं, और जो z है वो एक आउटपुट की तरह यूज हो रहा है। तो
आउटपुट डेटा आपका जेड रिप्रेजेंट करेगा और इनपुट डेटा आप एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो अब मुझे ये बताइए, ये जो इक्वेशन है ये कितनी बार प्रोग्राम में यूज करी जा सकती है या मैथमेटिक्स में यूज करी जा सकती है जेड की वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए? हमने कहा कितनी बार भी कर लीजिए, आपको जितनी बार जेड की वैल्यू चाहिए क्या बताना पड़ेगा, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी पड़ेगी। आप जितनी बार एक्स और वाई की वैल्यू बताएंगे उतनी बार आपको जेड मिल जाएगा। लेकिन हर बार एक चीज कॉमन होगी, लॉजिक। जब भी आप एक्स और वाई की वैल्यू नहीं बताएंगे तो लॉजिक वही इस्तेमाल होगा जो एक बार लिख दिया गया है, और उसी लॉजिक का यूज करते हुए आपकी दी हुई इनपुट पर आपको आउटपुट दे दी जाएगी। यानी कि हम वास्तव में रीयूज किसका कर रहे हैं, लॉजिक का कर रहे हैं। और हर बार हम जब लॉजिक को रीयूज करते हैं तो अपना डेटा पास करते हैं और रिजल्टेंट डेटा ले आते हैं। तो अब अगर मैं इसको z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y इस इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। ऐसे लिखेंगे ना, z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। इसका मतलब है कि जो z है वो हमारा किस किस पर डिपेंड हो रहा है, x और y पे डिपेंड हमारा हो रहा है। तो जब मैं इस तरह से लिखूंगा तो आपको सिर्फ इतना समझ में आएगा कि z की डिपेंडेंसी x और y पर है, लेकिन आपको यह समझ नहीं आएगा कि वो डिपेंडेंसी के पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक कब समझ में आएगा, जब मैं इस पॉइंट को एक्सप्लोर करके आपको दिखाऊंगा। तो आउटर लेवल पर सिर्फ मैं ये कह सकता हूं कि z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। तो सर मैथमेटिक्स में फंक्शन हमारा एक लॉजिक कंटेन करता है और वो लॉजिक कितनी बार भी इस्तेमाल किया जा सकता है आउटपुट को गेट करने के लिए, और आपको हर बार अलग अलग इनपुट देना चाहिए। तो जब मैथमेटिक्स में जब चीज़ों को लॉजिकली बार बार इस्तेमाल किया जाता है उसे फंक्शन का नाम दिया गया। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी तो यही डिमांड कर रही है, हमें ना लॉजिक यूज करना है। उस प्रोग्राम को आप दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए, इस प्रोग्राम में हम लॉजिक को ही इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर बार 5 को ही चेक करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि नंबर चाहे 5 हो, नंबर चाहे 12 हो, नंबर चाहे 20 हो, हमें तो ये लॉजिक चाहिए। लॉजिक तो वही है, नंबर को हमें रिमाइंडर डिवीजन 2 से करना है और फिर ये ऐसे करके लिखना है। फाइन, तो हम इस कोड को कहीं पर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम इस काम को करने के लिए पाइथन के अंदर क्या बना सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट, वेट ए मिनट, तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शन के नाम से जाना है। तो आप एक प्रोग्राम में कितने फंक्शन बना सकते हैं, आप डिसाइड करिए। एक प्रोग्राम में कितने लॉजिक आप लिखना चाहते हैं और उनमें से कितने लॉजिक को आप रीयूज करने की बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम में टोटल 5 तरह के लॉजिक हैं, उनमें से 2 लॉजिक ऐसे हैं जिनको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन 2 लॉजिक को फंक्शन में लिख दीजिए। अब बाकी जो 3 तरह के लॉजिक हैं वो उनको मत लिखिए, उनको एज इट इज जैसे आज तक पाइथन पढ़ते आ रहे हैं सीधे सीधे टॉप टू बॉटम लिख दीजिए उन्हें, है ना। तो फंक्शन हमारा लॉजिक रीयूज करने के लिए हम लोग प्रोग्राम में यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं एक प्रोग्राम में 2 फंक्शन बनाता हूं तो उनकी पहचान कैसे होगी, हर फंक्शन का एक नाम दिया जाएगा। किसी फंक्शन में लॉजिक लिखने के लिए जो स्टेटमेंट लिखे जाएंगे वो कैसे लिखे जाएंगे, इंडेंटेड ब्लॉक का यूज करके। जैसे हम लोग इफ के अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं, लूप के अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं, उसी ही तरह से फंक्शन के अंदर भी हम क्या लिखेंगे, अपने स्टेटमेंट लिखेंगे। तो अगर हम फंक्शन की एक छोटी सी डेफिनेशन बनाना चाहें तो क्या बनेगी, इट इज ए नेम्ड ब्लॉक दैट प्रोवाइड, अगर किसी को कुछ पूछना हो तभी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए क्योंकि इससे बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछना है, अनम्यूट कीजिए, पूछिए।
फिर से म्यूट कर लीजिए. इट इज अ नेम्ड ब्लॉक दैट प्रोवाइड्स यूजेबिलिटी ऑफ लॉजिक एनीवेयर पाइथन. अब एनीवेयर का मतलब बहुत बड़ी चीज हो गई, चाहे वो सेम प्रोग्राम हो, चाहे वो दूसरा प्रोग्राम हो, चाहे वो दूसरा लैपटॉप ही क्यों ना हो. मतलब यहाँ पर ये बात भी आ गई कि एक लैपटॉप पर मैंने फंक्शन बनाया और दूसरे लैपटॉप पे जो प्रोग्राम चल रहा है ये इसे इस्तेमाल करेगा. ये प्रोग्राम है P1 और ये एक प्रोग्राम है P2. ये नेटवर्क में एक दूसरे से कनेक्टेड है. ये P1 प्रोग्राम अपने अंदर से उस फंक्शन को रीयूज करना चाहता है जो किसी दूसरे ने अपने लैपटॉप के P2 प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ है. आंसर इज यस. तो ए फंक्शन इज a named block that provides reusability of a logic anywhere in the Python. अब अगर हम फंक्शन को प्रोग्राम में लिखना चाहते हैं तो फंक्शन को दो पार्ट में हमें समझना होगा. किसी लैंग्वेज में फंक्शन को 3 पार्ट में समझा जाता है, किसी लैंग्वेज में 2 पार्ट में समझा जाता है. पाइथन हमेशा कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करके कैसे दिया जाए इसके लिए जानी जाती है. तो पाइथन में किसी भी फंक्शन को 2 ही पार्ट में हमें दिया गया है. ठीक है. पहला पार्ट होता है फंक्शन को डिफाइन करिए. डिफाइन करिए का मतलब है कि वो लॉजिक बताइए जो आप रीयूज करने की बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन. उसके बाद वो जो डेफिनेशन है उसका एग्जीक्यूशन अपने आप नहीं होगा. आप फंक्शन डेफिनेशन को जितनी बार एग्जीक्यूट करेंगे उतनी बार आपको फंक्शन कॉल करना होगा. यानी कि 2 चीज़ें आपको सीखनी है. पहला, फंक्शन डिफाइन कैसे होता है, उसके बाद उसका मुझे एग्जीक्यूशन करना है तो वो एग्जीक्यूट कैसे होता है. आज तक आपने पाइथन में जितने भी स्टेटमेंट पढ़े हैं वो ये कहते हैं हमें लिख दीजिए, हमारा टॉप टू बॉटम में जब नंबर आएगा हम अपने आप चल जाएंगे. फंक्शन ऐसा नहीं कहता. फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट आप लिखेंगे ऐसा नहीं है कि टॉप टू बॉटम प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और फंक्शन आ गया और चल गया. नहीं. अगर फंक्शन चल गया तो दोबारा कब चलेगा, फिर तीसरी बार कब चलेगा फिर, क्योंकि पाइथन ने फंक्शन तो चला दिया पहली बार में, नहीं चलाएगा. आपसे पूछेगा कब चलाऊं इसे, कितनी बार चलाऊं इसे, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉलिंग. ठीक. तो पहला पार्ट है हमारा फंक्शन डेफिनेशन. तो मैं लिख देता हूं इन पाइथन first we need to define function and then we call it n number of times based on requirement. बात करते हैं फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं. सिंटैक्स टू डिफाइन फंक्शन. इसी तरह से क्या पढ़ेंगे, सिंटैक्स कॉल फंक्शन. जब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो पाइथन का एक कीवर्ड है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा और उस कीवर्ड का नाम है डेफ, DEF. इसके नाम से इसका काम समझ में आता है, डेफिनेशन देना. किसकी डेफिनेशन देगा ये, एक फंक्शन की डेफिनेशन देगा डेफ. उसके बाद जिस फंक्शन को आप बनाना चाहते हैं उसका नाम बताइए, क्या नाम आप उसका रखेंगे. किसी भी फंक्शन का नाम आप पाइथन का कीवर्ड नहीं रख सकते. अगर आपका मन करता है कि मैं अपने फंक्शन का नाम इफ रखूंगा, एल्स रखूंगा या फॉर वाइल रखूंगा तो आप नहीं रख सकते.
फंक्शन के नाम में स्पेस नहीं आना चाहिए, यानी कि किसी भी वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है उसके लिए जो रूल्स होते हैं वही रूल्स फंक्शन का नाम क्या हो सकता है इसके लिए भी होते हैं। तो अगर आप प्रॉपर फंक्शन का नाम देंगे तभी वो फंक्शन हमारा डिफाइन माना जाएगा, अदरवाइज आपकी एरर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देना है, फंक्शन का नाम देना है। फंक्शन का नाम देने के बाद आपको दो पैरेंथेसिस लगाने हैं, ओपन पैरेंथेसिस, उसके बाद क्लोजिंग पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं एंगल ब्रैकेट। सारी ब्रैकेट होती हैं लेकिन चारों का नाम अलग अलग है, चारों का नोटेशन पाइथन में क्या बताता है वो अलग अलग है। ये पैरेंथेसिस कहलाती है। ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं, इसको करली ब्रैकेट या करली ब्रेसेस एक ही बात है वो कहते हैं। इसको एंगल, जैसे एंगल बनता है ना मैथ्स के अंदर, एंगल एंगल ब्रैकेट कहा जाता है। ठीक है, फिलहाल मैंने बोला पैरेंथेसिस। ठीक है, तो फंक्शन का नेम लिखेंगे, फंक्शन के नेम के बाद ओपन पैरेंथेसिस, इसे बोलते हैं ओपन पैरेंथेसिस, फिर लगाएंगे क्लोजिंग पैरेंथेसिस, आगे क्लोजिंग पैरेंथेसिस। उसके बाद इंडेंटेड ब्लॉक बनाएंगे। अब इंडेंटेड ब्लॉक बनाना हमारे लिए बहुत पहले से आता है, हमने इफ में सीखा, लूप के साथ भी सीखा और यहाँ फिर से सीखेंगे। कॉलन लगाएंगे, हर वो स्टेटमेंट जो इस फंक्शन के लिए मुझे लिखना है इंडेंटेशन देकर लिख दिया जाएगा। कितने लिखने हैं, एक लिखो, दो लिखो, चार, पाँच, बेस्ड ऑन योर लॉजिक आप उतने स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, फंक्शन आपकी डेफिनेशन। अब काम करते हैं, इस डेफिनेशन को यूज करते हुए हम पाइथन में पहला फंक्शन बनाते हैं। कीवर्ड लगाया, मान लीजिए मैंने फंक्शन का नाम कर दिया फ्रूट्स। मैं अपने ब्रेन में ये सोच के बैठा हूँ कि मेरे पास कुछ फ्रूट्स के नेम हैं जिनको मैं प्रिंट करा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने एप्पल लिख दिया और मैंगो लिख दिया। अब जब कभी मुझे फ्रूट्स के ये दो नाम प्रिंट कराने होंगे, मैं लिखूंगा नहीं, मैं फ्रूट्स फंक्शन का एग्जीक्यूशन करा दूंगा और ये कोड मुझे रीयूज करने को मिल जाएगा। ये दो स्टेटमेंट हैं, ये 200 स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, 2 लाख स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बना दिया, एक और फंक्शन है जो मैं बनाना चाहता हूँ, डेफ, मान लो इसका नाम कर दिया मैंने कलर्स। इसके अंदर से मैं कुछ कलर्स के नेम प्रिंट करूंगा। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, मैं इन फंक्शंस के अंदर कोई एक मीनिंगफुल लॉजिक अभी नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट मैं प्रिंट स्टेटमेंट लगा रहा हूँ क्योंकि पहला फोकस मेरा है सिंटैक्स पर। आप लोग पहले एक्सपीरियंस लें कि क्या सिंटैक्स होता है फंक्शन डिफाइन करने का, क्या सिंटैक्स होता है फंक्शन कॉल करने का। जब आपको सिंटैक्स आ जाएगा तो यही प्रोग्राम जो भी मैंने आपको जिसके लिए नीड बताई थी फंक्शन की, उसी प्रोग्राम को लिखूंगा और बताऊंगा उसमें इनपुट कहाँ है और आउटपुट कहाँ है। ठीक है, प्रिंट, और यहाँ लिख दिया, मान लीजिए अभी मैंने जस्ट ब्लैक, प्रिंट यहाँ लिख दिया मैंने वाइट। मैंने अपने प्रोग्राम में ये दो फंक्शन बनाए। अब मुझे पहले ये समझना है कि अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, कुछ भी नहीं है। तो आप बोलेंगे तो बनाए क्यों आपने, तो आपको लार्ज स्केल पे समझना है। आज आप फंक्शन बना रहे हो सकता है कि किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए बना रहे हो, कोई और इन्हें चलाएगा, वो अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करेगा। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैंने ये बनाए चले नहीं, मेरी मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि आप रियूजेबिलिटी की बात सोच रहे हैं। रियूजेबिलिटी फ्यूचर में हो सकती है, जरूरी थोड़ी ना प्रेजेंट में होगी हमारी। ठीक है, चलो फिलहाल अभी हम प्रेजेंट में जीना चाहते हैं और इन दोनों को हम एग्जीक्यूशन में लाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें सिंटैक्स सीखना पड़ेगा, सिंटैक्स टू कॉल फंक्शन। आपको फंक्शन का नाम पता होना चाहिए, क्या फंक्शन का नाम है। उसके बाद जो पैरेंथेसिस हैं उनको लगा देना। ठीक है, ये तो हो गया पहला सिंटैक्स। दूसरा सिंटैक्स है यहाँ पर, आप फंक्शन को कॉल करने के बाद एक वेरिएबल में कुछ स्टोर कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर करा है, इसका मतलब कुछ और है।
क्या होगा वो हम पढ़ेंगे अभी। फिलहाल ये दो सिंटैक्स हैं जो हम जनरली यूज करते हैं किसी फंक्शन का एग्जीक्यूशन कराने के लिए, और इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, फंक्शन को पुकारना, जब फंक्शन पुकारोगे तभी वो चलेगा। तो अब हम लोग फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, तो मान लीजिए मैं पहले फ्रूट्स फंक्शन को कॉल करूंगा। तो अब इस प्रोग्राम को जब रन कराएंगे तो फ्रूट्स फंक्शन का एग्जीक्यूशन पहले होगा। एप्पल, मैंगो। और अगर मैं फ्रूट से पहले कलर्स फंक्शन का एग्जीक्यूशन करा दूं तो कलर्स फंक्शन पहले चलेगा। तो कलर्स फंक्शन कंप्लीट होने के बाद ये स्टेटमेंट चलेगा, और ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, फ्रूट्स फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो जब ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा फिर अगला स्टेटमेंट चलेगा, अगला नहीं है तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो ब्लैक, वाइट, एप्पल, मैंगो। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन का एग्जीक्यूशन उस ऑर्डर में नहीं होता है जिस ऑर्डर में वो डिफाइन करे गए हैं, बल्कि उस ऑर्डर में होता है जिस ऑर्डर में उनको कॉल किया गया है। मैंने पहले डिफाइन किया था फ्रूट फंक्शन, फिर उसके बाद कलर्स फंक्शन डिफाइन किया था, लेकिन कॉल जब मैंने किया है तो पहले कलर्स फंक्शन कॉल किया है, उसके बाद फ्रूट्स फंक्शन कॉल किया। अच्छा, एक फंक्शन को कितनी बार कॉल कर सकते हैं, कितनी बार भी? तो मैंने फिर से कलर्स फंक्शन कॉल कर दी। तो पहले कलर्स फंक्शन का एग्जीक्यूशन होगा, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर फ्रूट्स फंक्शन का एग्जीक्यूशन होगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से कलर्स फंक्शन का एग्जीक्यूशन होगा। इस तरह से आप कहीं पर भी ये स्टेटमेंट लिखो, ये स्टेटमेंट आप प्रोग्राम के बीच में लिखो, प्रोग्राम की आखिरी लाइन पे लिखो, सब फर्क नहीं पड़ता। पहले फ्रूट्स फंक्शन ये आपका एग्जीक्यूट हुआ, कलर्स फंक्शन, फिर फ्रूट वाला फंक्शन चला, फिर आपका कलर वाला फंक्शन चला। अब आपको जो ध्यान देना है वो इस बात का ध्यान देना है कि पाइथन में फंक्शन डेफिनेशन पहले एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी आप उस फंक्शन को कॉल कर पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फंक्शन कॉलिंग पहले कर दी है और डेफिनेशन आगे के कोड में है, नहीं, एरर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी ही प्रोग्राम में फ्रूट्स फंक्शन डेफिनेशन देने से पहले कॉल कर दूं, तो अब आप ये मत समझिएगा कि आगे के प्रोग्राम में तो डेफिनेशन है, नहीं। हर लैंग्वेज का अपना अपना एक तरीका होता है। सी प्लस प्लस, जावा लैंग्वेज में ये चल सकता है, फंक्शन डेफिनेशन पूरे प्रोग्राम में कहीं भी हो सकती है और उसकी कॉलिंग कहीं से भी हो सकती है। बट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि पहले फंक्शन डेफिनेशन होनी चाहिए, उसके बाद ही आप कॉलिंग कर सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार। फिर भी हम नहीं माने, क्या आ गई हमारी एरर, कह रहा है फ्रूट्स नाम से तो कुछ डिफाइन ही नहीं करा आपने, क्योंकि जब ये एग्जीक्यूशन में आई लाइन तब तक फ्रूट्स फंक्शन की डेफिनेशन मेमोरी में लोड हुई नहीं है हमारी, है ना, तो ये नहीं चलेगा हमारा। इसको कमेंट कर देते हैं, हमारी एरर आएगी। आगे बढ़ते हैं। किसी भी फंक्शन को जब आप कॉल करते हैं तो क्या ऐसा जरूरी है कि टॉप लेवल से ही कॉल करें? क्या किसी फंक्शन को हम एक दूसरे फंक्शन के अंदर से कॉल नहीं कर सकते? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से कलर्स फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर कलर्स फंक्शन को अपने अंदर से फ्रूट्स की जरूरत पड़ती है तो क्या ये इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता? हमने कहा एनीवेयर का मतलब क्या है, कहीं से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कलर्स फंक्शन अगर इसको जरूरत है फ्रूट्स की तो ये अपने अंदर से फ्रूट्स फंक्शन कॉल कर सकता है। अब यहाँ पर हमें फ्लो को समझना होगा। मान लीजिए मैंने जो फ्रूट्स फंक्शन कॉल किया वो यहाँ से कॉल कर दिया, क्योंकि इससे हमें ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो अब क्या होगा, अब हमारा सबसे पहले कलर्स फंक्शन कॉल होगा। कलर्स फंक्शन के अंदर का स्टेटमेंट चलेगा, ये वाला प्रिंट हो जाएगा ब्लैक। उसके बाद फ्रूट्स फंक्शन कॉल होगा। तो अब क्या यहाँ पर फ्रूट्स फंक्शन का एग्जीक्यूशन होगा या
पहले कलर्स फंक्शन के रिमेनिंग स्टेटमेंट चलेंगे। आंसर है कि फ्रूट्स फंक्शन का एग्जीक्यूशन होगा और फ्रूट्स फंक्शन के अंदर जितने भी स्टेटमेंट हैं पहले वो चलेंगे, और उसके बाद जब ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी, ये लाइन कंप्लीट कब मानी जाएगी, जब फ्रूट्स फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर ये लाइन चलेगी। यानी आउटपुट आएगा ब्लैक, उसके बाद एप्पल, फिर मैंगो, उसके बाद आपका वाइट। ये आ गया आपका ब्लैक, एप्पल, मैंगो, वाइट। अब सोचिए सर, अगर मान लो कलर्स फंक्शन को मैंने कॉल किया, कलर्स ने अपने अंदर से फ्रूट्स कॉल किया, तो ये स्टेटमेंट तब तक नहीं चलेगा, या वो सारे स्टेटमेंट जो इस लाइन के बाद लिखे हैं वो तब तक नहीं चलेंगे जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। अब इसने अगर अपने अंदर से किसी और को कॉल कर दिया तो हमने कहा, तो अब ये रुकेगा स्टेटमेंट कब तक, जब तक ये पूरा नहीं हो जाता। ये पूरा होगा फिर ये चलेगा, जब ये चलेगा तो ये पूरा होगा तब ये चलेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो फंक्शन कॉल आती जाएगी पहले वो कंप्लीट होगी। अब आउटपुट हमने इसका पहले ही देख लिया किस तरह से, एक बार दोबारा देख लेते हैं। पहले आया ब्लैक, ब्लैक के बाद फ्रूट्स फंक्शन चला, कंप्लीट हुआ एप्पल मैंगो, उसके बाद फिर आपका क्या आया, वाइट आया। ठीक, अब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी, C++ या जावा भी, उनका कहना यह है कि अगर आपके प्रोग्राम में किसी फंक्शन का नाम अगर मेन कर दिया जाए तो ये सेल्फ एग्जीक्यूटेबल होता है। सेल्फ एग्जीक्यूटेबल का मतलब होता है कि अगर कोई इसे कॉल ना भी करे तो पाइथन इसको अपने आप जैसे ये नजर आएगा चला देगा। ऐसा C++ जैसी लैंग्वेजेस में होता है, ऐसा पाइथन लैंग्वेज में नहीं होता है। हर फंक्शन का एक ही रूल है कि वो तब ही चलेगा जब आप उसे कॉल करेंगे, नो मैटर उसका नाम आपने क्या रखा है। कोई नहीं चला क्योंकि किसी को आपने कॉल ही नहीं करा। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि क्या पाइथन में एंट्री पॉइंट फंक्शन होता है। एंट्री पॉइंट फंक्शन का मतलब था ऐसा कोई फंक्शन है जो अपने आप चल जाए, हमें कॉल ना करना पड़े। आंसर इज नो, पाइथन में कोई एंट्री पॉइंट फंक्शन जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। हर फंक्शन एक ऑर्डिनरी फंक्शन है, आप ही कॉल करेंगे, जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार ही चलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, लिखा आने देते हैं। ठीक है, अगला, क्या हम एक फंक्शन को दो बार बना सकते हैं। मैंने फ्रूट्स फंक्शन बनाया, एक बार और बना दिया डैश, और इस बार मैंने यहाँ पर जो प्रिंट कराया वो डिफरेंट कर दिया, ऑरेंज, और फिर उसके बाद प्रिंट करा दिया मैंने यहाँ पर मान लीजिए बनाना। उसके बाद फिर मैंने ये फ्रूट्स फंक्शन को कॉल किया। तो जब हम एक फंक्शन को एक से ज़्यादा बार डिफाइन करते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है ना, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि अगर हमने कर दिया तो क्या होगा, तो पाइथन फंक्शन डेफिनेशन को अपडेट कर देता है। अपडेट कर देता है का मतलब है पुरानी वाली जो डेफिनेशन थी फ्रूट्स फंक्शन की वो रिप्लेस हो जाएगी नई वाली डेफिनेशन से, और आगे के कोड में जब कभी फंक्शन कॉल होगा तो वो अपडेटेड डेफिनेशन ही चलाएगा, पुरानी वाली ओवरराइड हो गई या रिप्लेस हो गई या खत्म हो गई, जो चाहे वो आप समझा सकते हैं अपने ब्रेन के लिए। एग्जीक्यूशन आएगा इस वाले फ्रूट्स फंक्शन, ऑरेंज बनाए। कुछ लैंग्वेजेस कहती हैं कि हम एरर दे देंगे कि ऐसा आप कर ही नहीं सकते, सी उनमें से एक है। सी लैंग्वेज में अगर सेम नेम का फंक्शन दोबारा बना दिया
तो आपकी एरर आ जाएगी कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। पाइथन ने कहा कर सकते हैं, लेकिन पुरानी वाली रिप्लेस हो जाएगी। अब अगर आप कहें कि मुझे ये वाला भी फ्रूट्स फंक्शन चलाना है और ये वाला भी चलाना है, तो जो दूसरी डेफिनेशन दी है उससे पहले जितनी बार कॉल करेंगे तो अब तक जो हमारी लेटेस्ट डेफिनेशन है वही चलेगी और वो यही है। तो इस वाली फंक्शन कॉल के लिए ये डेफिनेशन चलेगी, बट इस वाले फंक्शन कॉल के लिए अब नई डेफिनेशन आ चुकी है मेमोरी के अंदर, ये चलेगी। पहले जब कॉल हुआ एप्पल मैंगो चल रहा है, उसके बाद हमने कॉल किया तो हमारा ऑरेंज बनाना चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम धीरे धीरे मीनिंगफुल लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं फंक्शन का यूज करते हुए। अभी तक हमने जो सीखा वो फंक्शन के सिंटैक्स को समझने के लिए हमने प्रिंट लगाकर सीख लिया। आगे मान लीजिए मैं दो फंक्शन बनाना चाहता हूँ। एक ऐड नाम का फंक्शन बनाऊंगा और ऐड नाम का फंक्शन क्या करेगा, अपना इनपुट डेटा खुद तैयार करेगा। इनपुट डेटा मतलब वो अपने वेरिएबल्स को तैयार करेगा, लाइक a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20, और फिर इसके बाद जो भी एडिशन होगा a प्लस b वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर z इक्वल टू a प्लस बी कर दिया या c इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, तो देखो इस फंक्शन का जो लॉजिक है ये है दो नंबर को जोड़ना। इनपुट हो गया a एंड b, आउटपुट हो गया c, और c को इसने प्रिंट कर दिया। एग्जैक्ट ये वो नहीं है जिसके लिए फंक्शन पढ़े जाते हैं, ग्रेजुअली हम लोग उस पॉइंट तक पहुंचेंगे जिसके लिए फंक्शन पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, एक फंक्शन और बनाया और इसका नाम कर दिया मल्टीप्लाई। अब इसने सोचा कि यार ऐड फंक्शन ने ऑलरेडी a और b बना रखे हैं, क्यों ना मैं उन्हीं a और b का सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दूं। इसने क्या करा, c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b कर दिया और प्रिंट कर दिया, ये सोचते हुए कि हमारा ऐड फंक्शन ने a और b ऑलरेडी बना रखे हैं, तो मैं उन्हीं a और b का सिर्फ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लेकिन अब हमें ध्यान रखना होगा, अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा तभी होगा जब ऐड फंक्शन पहले चले। अगर मल्टीप्लाई पहले चल गया तो a और b तो फिर है ही नहीं। हमने इस बात का ध्यान रखा और पहले ऐड फंक्शन को कॉल कर दिया, उसके बाद फिर हमने मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल कर दिया। जब हम ऐड फंक्शन कॉल करेंगे तो एकदम परफेक्ट एग्जीक्यूशन होगा और आउटपुट आपका 30 आएगा। जब ये ऐड फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट माना जाएगा। उसके बाद फिर ये स्टेटमेंट चलेगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई फंक्शन जब चलेगा तो जैसा हम लोग सोच रहे थे ऐसा आपको नज़र नहीं आएगा। क्या सोच रहे थे, ए और बी जो ऐड ने बनाए हैं वही यहाँ पर यूज़ होगा, ऐसा नहीं होगा और आपको एरर मिलेगी। देखो ऐसा ही हुआ, 30 तक तो आउटपुट आया। फिर मल्टीप्लाई फंक्शन के अंदर जब हम लोग गए तो और a मल्टीप्लाई b करा तो पाइथन ने मना कर दिया कि a क्या है, हमें नहीं मिल रहा, a को डिफाइन करिए। तो अब जब हमने पाइथन से कहा कि हमने ऑलरेडी a को डिफाइन किया हुआ है, तो पाइथन ने हमसे कहा कि आपने जो डिफाइन किया है वो फंक्शन के अंदर किया। पाइथन के अंदर आप वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर अगर इनिशियलाइज करते हैं या डिफाइन करते हैं तो उनको लोकल वेरिएबल्स कहा जाता है। लोकल टर्म को कई तरह से आप समझ सकते हैं। आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर भी लोकल को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना, लोकल वोकल कराते हैं वो। और अगर हम इससे पहले देखें तो लोकल ट्रेन, लोकल एसएमएस, लोकल ये लोकल शब्द का मतलब होता है एक एरिया है, एक रेंज है, एक स्कोप है, एक दायरा है। उस दायरे के अंदर चीज़ें अगर रहती हैं तो हम कहते हैं वो एक लोकल है। हर स्टेट में अपना अपना लोकल एरिया है, हर जगह का अपना अपना लोकल मार्केट है। तो लोकल एक साइंस में आप समझिए एक रेंज है, एक दायरा है, एक बाउंड्री है
जिसके अंदर ही चीजें यूज होनी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में लोकल कहेंगे। इसी तरह से हर फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल होते हैं। इसका मतलब है कि जब तक फंक्शन ब्लॉक है तब तक वो वेरिएबल एग्जिस्ट करेंगे मेमोरी के अंदर। आपने ए और बी को बनाया, इस ए और बी वेरिएबल को लोकल वेरिएबल्स कहा जाएगा, और इनका यूज ये फंक्शन ब्लॉक में जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सब कर सकते हैं। जैसे ही फंक्शन कंप्लीट होगा, अब ए और बी का यूज बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, हमारे लोकल वेरिएबल, इनका जो दायरा है वो फंक्शन ऐड फंक्शन के ब्लॉक तक है, उसके बाहर ये नहीं जाएंगे। अब आपको मल्टीप्लाई फंक्शन से कहना पड़ेगा, आप अपने लोकल बना लीजिए, a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20, यानी कि दो फंक्शन अपने अपने लोकल वेरिएबल्स सेम नेम के बना सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मतलब ही नहीं है कॉन्फ्लिक्ट होने का, उसका दायरा ऐड फंक्शन तक है, मल्टीप्लाई को उससे मतलब नहीं। मल्टीप्लाई फंक्शन के जो ए और बी वेरिएबल्स हैं ये मल्टीप्लाई के स्टेटमेंट के लिए, मल्टीप्लाई ब्लॉक के बाहर इन ए और बी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अब इस तरह से ये ऐड फंक्शन चलेगा, ये हमें 30 प्रिंट करा देगा, और ये चलेगा तो ये हमें ए और बी का मल्टीप्लीकेशन प्रिंट करा देगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आया हमारा लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल कैन बी यूज्ड बाय स्टेटमेंट्स ऑफ सेम फंक्शन ब्लॉक ना, उसके बाहर उसका कोई यूज हमारा नहीं हो सकता। ऐसे वेरिएबल को लोकल वेरिएबल कहते हैं। दो फंक्शन सेम नेम के लोकल वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, उसका अलग लोकल स्कोप है, दूसरे वाले का अपना अलग लोकल स्कोप है। अब यहाँ पर कोड हमें थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। जब मैं वही ए और बी को ऐड कराना चाहता हूँ और उन्हीं ए और बी को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, चलो माना यहाँ पर मैं अलग लेता, तब तो समझ में आता है भाई यहाँ पर ए और बी इसलिए लेने हैं क्योंकि अलग नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। लेकिन जब मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि मुझे उन्हीं ए और बी का ही एडिशन करना है और उन्हीं का ही मल्टीप्लाई करना है, तो बार बार क्यों लिखूं? तो इसका फिर एक सोल्यूशन दिया गया, और वो सॉल्यूशन क्या है कि आप इन ए और बी को किसी फंक्शन के अंदर नहीं लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? दोनों फंक्शन से पहले लिखेंगे, यानी कि फंक्शन के बाहर लिखेंगे। ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20। कोई भी वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ पर ए और बी इस बार क्या है? ग्लोबल वेरिएबल की तरह यूज करें। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है ना, हर कंट्री के लिए है, वो किसी एक कंट्री के लिए नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर ग्लोबल शब्द का मतलब है एक प्रोग्राम के लिए ग्लोबल। ठीक है, तो यानी कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये इस प्रोग्राम के लिए ग्लोबल है, और अगर आप इनको दूसरे प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो सिंटैक्स सीखकर आप इसको दूसरे प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं। यानी कि ग्लोबल वेरिएबल एक प्रोग्राम के लिए भी एक्सेसिबल होते हैं और दूसरे प्रोग्राम के लिए भी एक्सेसिबल होते हैं। ठीक, अभी हम दूसरे प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट लेकर नहीं आए हैं, अभी हम एक ही प्रोग्राम के अंदर रहते हुए इनको ग्लोबल समझ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल को बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। अब देखते हैं, कोड कम भी हो गया हमारा और हमारा ये दोनों आउटपुट आ भी गया।
A variable is said to be global if it is defined or initialized outside function block. अगर ये फंक्शन ब्लॉक के बाहर हमारा डिफाइंड या इनिशियलाइज किया जाता है तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा। It may be used by all functions of program read mode। अब देखो यहाँ पर एक नया पॉइंट मैंने लिख दिया, इस पॉइंट को हमें समझना है। इट मे बी यूज्ड बाई ऑल फंक्शंस। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई इसका इस्तेमाल आपके जितने फंक्शंस हैं प्रोग्राम के वो कर सकते हैं, लेकिन आपने एक छोटा सा वर्ड लिख दिया है, इन रीड मोड। अगर ये नहीं लिखा जाता तो क्या प्रॉब्लम होती? नहीं प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन यूज करते हैं बट इन रीड मोड, मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर कोई फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहता है तो नहीं कर पाएगा। करके देखते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है और इस प्रोग्राम में ए और बी नाम के एक ग्लोबल वेरिएबल हैं। अब ऐड फंक्शन क्या कह रहा है कि मैं ए और बी की वैल्यू को इस्तेमाल करने से पहले बदलूंगा, मॉडिफाई करूंगा। तो इसने क्या करा, ए की वैल्यू 11 कर दी और बी की वैल्यू मान ली 21 कर दी। अब इसने क्या करा, ए प्लस बी कर दिया और यहाँ पर सी प्रिंट हो गई। अब दो बातें हैं जो हमारे ब्रेन में आ सकती हैं। पहली बात जिसका डिस्कशन हम कर रहे हैं कि क्या ये ग्लोबल ए और ग्लोबल बी की वैल्यू मॉडिफाई होगी। अगर हो गई तो फिर यहाँ तो चेंज, क्या ये नए लोग डी नाम से ऐसा